नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मास्टर स्टोरी चैनल में। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लें। रामलाल बाबू अपनी पत्नी के साथ आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे कि अचानक चलो बाहर चलो, यह कहते हुए कुछ आदमी घर के सामानों को उठाकर बाहर फेंकने लगे। रामलाल जी और ममता जी उन आदमियों के पांव पकड़कर रोने लगे और उनको इस तरह से बेघर ना करने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। बेटा, हमारी उम्र तो देखो, हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? हम पर रहम करो। रामलाल जी ने कहा, बूढ़े, तुम लोगों को पहले ही काफी मोहलत दे चुका हूँ, पर अब और नहीं दे सकता। तेरे बेटे ने पूरे 25 लाख में इस घर को मुझे बेचा है और फिर तुमको अकेला छोड़कर रफू चक्कर हो गया। इसमें मेरा क्या दोष है? उस आदमी ने कहा, बेटा, हमारे बेटे ने हमें धोखा दिया है, हमसे धोखे से दस्तखत करवा कर इस घर को बेच दिया। हमारा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? ममता जी ने कहा, तुम लोग कहाँ जाओगे? इसका ठेका मैंने नहीं लिया है, मैंने कोई वृद्धा आश्रम नहीं खोल रखा है। पिछले महीने ही तुम लोगों को निकाल रहा था, पर तब भी तुम लोगों का रोना धोना देखकर पिघल गया और 1 महीने की मोहलत दे दी। अब और नहीं, इस घर को मुझे भाड़े पर चढ़ाना है। आखिर मेरा भी धंधा है। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? उस आदमी ने कहा। फिर वह आदमी उनसे कहता है, सुनो, तुम लोगों का रहने का इंतजाम मैं करवा सकता हूँ। यहाँ पास ही में एक वृद्धा आश्रम है, तुम लोग चाहे तो मैं तुम लोगों का रहने का इंतजाम वहाँ करवा सकता हूँ। हाँ बेटा, अगर ऐसा करवा सकते हो तो बड़ी मेहरबानी होगी, रामलाल जी ने कहा। फिर वे दोनों उस वृद्धा आश्रम में रहने चले जाते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ यह देखकर कि वहाँ जितने भी बुजुर्ग हैं सभी अपना घर होते हुए भी यहाँ रहते हैं। किसी के बच्चे ने उन्हें यहाँ खुद छोड़ दिया या फिर कोई बच्चों से परेशान होकर यहाँ खुद आ गए। उन दोनों को वहाँ रहते कुछ ही समय हुआ था कि उन्हें पता चला इस वृद्धा आश्रम को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि अब उसका खर्च उठाने वाला कोई नहीं रहा। सारे बुजुर्ग बैठे उदास होकर सोच रहे थे कि अब वह कहाँ जाएंगे। क्या समाज में हम इतने बेकार हैं कि हमारा रहने का कोई ठिकाना ही नहीं, बस दर दर भटके जा रहे हैं। रामलाल जी तो सोच रहे थे कि चलो अब हम अपना बुढ़ापा यहीं इसी वृद्धा आश्रम में गुजार देंगे, क्योंकि उनके बेटे ने धोखे से उनका सब कुछ हथिया लिया था और ना जाने कहाँ गायब हो गया। अब तो यहाँ से भी निकाला जा रहा है, अब हम और कहाँ जाएंगे? वृद्धा आश्रम के सभी बुजुर्गों को अलग अलग वृद्धा आश्रमों में भेजा जा रहा था, तो रामलाल जी और ममता जी को भी एक अलग किसी दूर के शहर के वृद्धा आश्रम में भेजा गया। जब उन बुजुर्गों को ले जाया जा रहा था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे कोई अनचाहे गाय भैंस हैं। जब उनकी उम्र हो गई और उनकी ज़रूरत खत्म हो गई तो उन्हें एक हाथ से दूसरे हाथ दिया जा रहा है। रामलाल जी इस स्थिति में अपने आंसू पोंछते हुए कह रहे थे, ममता, क्या यह देखने के लिए मैंने एक एक पैसा जोड़कर अपना घर बनाया था? मैंने सोचा था कि एक छोटा सा घर बनाऊंगा जिसमें मेरे बच्चे और मैं चैन से रह पाएंगे, पर तब कहाँ पता था कि घर बनाने के बावजूद यूं दर दर भटकना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए जी, सब ठीक हो जाएगा, ममता जी भी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है। फिर उनको किसी अलग शहर के वृद्धा आश्रम में भेज दिया जाता है। इतने दिनों तक पिछले वृद्धा आश्रम में रहते हुए वहाँ के लोगों से काफ़ी लगाव सा हो गया था। फिर नई जगह, नए लोग, दोनों को काफ़ी अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन उस वृद्धा आश्रम में जो नए आए थे
उन सबको बताया जा रहा था कि यहाँ बीच बीच में सबको काम करने ले जाया जाता है। कुछ बड़े लोगों के घर में जब कोई बड़ा अनुष्ठान होता है, घर के कामों में मदद के लिए आप लोगों को ले जाया जाता है। इसमें वह इस आश्रम के आर्थिक खर्चे की मदद करते हैं, जिससे यह आश्रम अच्छे से चल पाए। रामलाल जी और ममता जी तो यह बात सुनकर हैरान थे। क्या ऐसा भी होता है? हम बूढ़ों को भी काम में लगाया जा सकता है, और यह बड़े लोग हमें क्यों ले जाते हैं काम के लिए, जबकि वह चाहे तो अच्छे जवान तंदुरुस्त इंसान को काम पर लगा सकते हैं, क्योंकि जब वह पैसे देंगे ही तो किसी अच्छे को ही देंगे ना। रामलाल जी ने कहा, पता नहीं जी, मुझे तो आपकी फिक्र हो रही है। मैं तो फिर भी कर ही लूँगी। ममता जी चिंता जताते हुए कहती है, चलो अब देखा ही जाए क्या काम देते हैं। रामलाल जी ने कहा। उसके बाद वह वहाँ से बुजुर्ग से पूछते हैं, क्यों भाई, देखकर तो तुम मेरे हम उम्र ही लगते हो और तुम यहाँ पुराने भी हो। तुम तो बता ही सकते हो हमें कौन सा काम दिया जाता है। वह आदमी एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, नए आए हैं, सब्र कीजिए, सब पता चल जाएगा। बस एक ही बात कहना चाहूँगा, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। जब हमारे बच्चों ने हमें नहीं बख्शा तो गैरों से क्या उम्मीद करना। कम से कम हमें रहने के लिए छत तो दे रहे हैं। यह कहकर वह बुजुर्ग चला गया। रामलाल जी उस आदमी के बातों से हैरान हो गए और उनके बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगे। उस दिन वहाँ के कुछ बुजुर्ग का चुनाव हुआ, एक बड़े घर का आदमी के यहाँ पार्टी में काम करने के लिए। बस क्या था, रामलाल जी और ममता जी का भी काम के लिए चुनाव हुआ। जिन बुजुर्गों का चुनाव हुआ उन सभी को शाम को ले जाया जा रहा था। सभी एक बड़े बंगले के अंदर गए। फिर वृद्धाश्रम के अध्यक्ष ने सबको काम देना शुरू कर दिया। जहां ममता जी को रसोई में मदद के लिए कहा गया, वहीं रामलाल जी को घर के सारे बाथरूम की सफाई करने को कहा गया। यह सारे काम सुनकर तो वह हैरान ही हो गए। फिर रामलाल जी ने कहा, मैं यह काम नहीं करूँगा। अच्छा कोई बात नहीं, फिर आप लोग अपना ठिकाना कहीं और देख लीजिए, क्योंकि मुफ्त में कब तक कोई आपको रोटी देगा। आपके बच्चों ने जब आप लोगों को मुफ्त में रखने से मना कर दिया, फिर हम तो गैर हैं। उस वृद्धा आश्रम के अध्यक्ष ने कहा, नहीं नहीं, वह दरअसल इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यह काम को मना कर रहे हैं। आप इन्हें कोई आसान सा काम दे दीजिए। ममता जी ने कहा, ठीक है, फिर आप घर के लोगों को चाय पानी दे देना, उस अध्यक्ष ने कहा और वहां से चला गया। ममता, यह तुम क्या कह रही हो? हम यह सब करेंगे? रामलाल जी ने कहा, तो फिर क्या हम सड़क पर रहेंगे? हमारे पास और कोई रास्ता बचा है क्या? वह तो इनका भला हो जो कम से कम हमें रख तो रहे हैं। ममता जी ने कहा, रख क्या रहे हैं ममता, मुझे अभी अभी पता चला, इनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं हमें काम पर लगवाने के लिए, और यह हमारे लिए तो कुछ ज़्यादा खर्च करना होता नहीं है। बस सूखी दाल रोटी ही खिलानी होती है, वह बात अलग है। कम से कम यह हमें छत तो दे रहे हैं रहने के लिए। रामलाल जी ने कहा। फिर दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रामलाल जी जब सबको चाय दे रहे थे, एक आदमी को उन्होंने पीछे से कहा, साहब चाय। वह आदमी जब चाय लेने पीछे मुड़ा, दोनों ही हैरान हो गए, क्योंकि वह आदमी रामलाल जी का बेटा सोनू था, जिसकी वजह से आज उनकी ऐसी हालत थी। चाय देकर रामलाल जी जाने लगे तो सोनू ने उसे बुलाकर कहा, जरा सुनो। रामलाल जी ने कहा, हाँ कहिए। यह चाय तुमने बनाई है? छी, यह कोई चाय है क्या? इसे तुम ही पियो। यह कहकर सोनू ने उस गरम चाय को रामलाल जी के मुंह पर फेंक दिया।
रामलाल जी गरम चाय होने की वजह से तिल मिला जाते हैं और रोते रोते कहते हैं, मैंने यह चाय नहीं बनाई, मैं तो बस दे रहा था। ठीक है, जाओ यहाँ से, सोनू ने कहा। रामलाल जी जाकर एक कोने में बैठकर आंसू को छुपाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहाँ ममता जी आ जाती है और वह रामलाल जी से उनके परेशानी का कारण पूछती है। रामलाल जी उन्हें सब कुछ बता देते हैं। इस पर ममता जी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वह तुरंत उठकर वहाँ से सोनू के पास जाने लगती है। तो रामलाल जी ने उन्हें रोक कर पूछते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? उस नालायक को चाटा मारने। इतना सब करके भी उसे चैन नहीं मिला। अपने पिता पर चाय फेंकता है। ममता जी ने कहा, उसके आज के हरकत के बाद तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा कि वह कितना नीचे गिर चुका है। तुम्हें क्या लगता है, क्या उस पर तुम्हारे चाटा मारने का कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, उल्टा वह और हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। रामलाल जी ने कहा, तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? कब से उसे ढूंढ रहे थे ताकि उसने ऐसा क्यों किया यह जान सके, और अब जब वह हमारे सामने है उसे ऐसे ही जाने दें। ममता जी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ इसे इसकी भाषा में ही जवाब देने की ज़रूरत है। रामलाल जी ने कहा, मतलब क्या करने वाले हैं आप? ममता जी ने पूछा। ममता, आजकल के बच्चों को लगता है वह कुछ भी करेंगे और माता पिता उसे सहते रहेंगे, पर वह गलत है। अगर वह पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकता है तो मैं भी उसका बाप हूँ। सोनू खड़ा था। ऐ बूढ़े, जरा इधर आना, सिर्फ चाय ही देगा, जा कुछ खाने को लेकर आ, सोनू ने कहा। रामलाल जी जाते हैं और उसके लिए मिठाई लेकर आते हैं। मिठाई खाकर सोनू अपना हाथ रामलाल जी के कमीज में पोंछ देता है और कहता है, जरा मेरा जूता साफ कर दो, बड़े गंदे हो गए हैं। रामलाल जी उसकी और आंखें बड़ी करके घूरने लगते हैं कि तभी सोनू फुसफुसा कर उसे कहता है कि ज़्यादा गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पहले सिर्फ घर से बेघर किया था, अब इस काम से भी निकलवा कर भूखे मरने की नौबत में ला दूंगा। पता है, आज मेरी शादी है। यह जो आप ताम झाम देख रहे हो ना, वह मेरे लिए ही है। इस घर की बेटी से शादी करने जा रहा हूँ। जैसा कहता हूँ वैसा करो। जो तू पैदा हो गया, आखिर हमारी कौन सी गलती की सजा है तू हमें? रामलाल जी ने कहा, आधी याद है गलती। जब मैं जुए में पैसे हार गया था, गुंडे मेरे पीछे पड़े थे, तब आपसे मैंने पैसे मांगे थे। आपने क्या कहा था? उल्टा पुलिस से मुझे पकड़वाने की धमकी देने लगे, इसलिए उसका बदला लिया मैंने। सोनू ने कहा, बेटा, अपने माता पिता को सड़क पर मरता छोड़ अपनी नई जिंदगी बसाने चला है। अरे तू तो किसी का पति बनने के लायक ही नहीं है। तू पहले भी जुआरी था, तू आज भी जुआरी है। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, तू यह शादी भी पैसों के लिए ही कर रहा है, क्योंकि जितना मैं तुझे जानता हूँ, जिम्मेदारी तो तुझ में है ही नहीं। रामलाल जी ने कहा, मेरे लिए पैसा ही मेरी जिम्मेदारी है। अब मेरी शादी जहाँ हो रही है ना, उसके बारे में जानकर तो होश ही उड़ जाएंगे आपके। उस घर को बेचने के बाद सारा पैसा फिर जुए में हार गया, पर फिर मेरी लॉटरी राखी के रूप में लगी। पता है, इसे भी आप लोगों की वजह से मैंने पाया है। एक बार जान बचाई थी इसकी, फिर अपने अनाथ और अकेले होने का दुखड़ा सुनाया। फिर क्या था, आज के दिन की खुशी आप देख ही सकते हो। सोनू ने कहा, तुझे क्या लगता है दुनिया में एक तू ही चालाक है? हमें जो तू इस बार बेवकूफ़ बनाकर
अपने सुधारने का वादा कर धोखे से घर के कागजात पर साइन करवाया था। आज भी तू धोखे से एक लड़की को अपने जाल में फंसाना सोच रहा है और तू बच जाएगा। इससे पहले रामलाल बाबू अपनी बातें खत्म कर पाते, सोनू बोल पड़ता है, तो क्या आप सबको जाकर बताएंगे? पागल बूढ़े, हम दोनों का फासला देख। अभी कहाँ आप एक नौकर और कहाँ मैं इस घर का होने वाला जमाई। कौन विश्वास करेगा आप पर? मैं तो कहता हूँ, अपनी भलाई चाहते हैं तो चले जाइए यहाँ से, वरना पहले से भी बदतर हाल कर दूंगा। बेटा, तुझे हर बात की जल्दी बहुत रहती है, मेरी पूरी बात तो सुन लिया कर। मैं कह रहा था, तू जो बड़ा सीना चौड़ा कर अपनी तारीफ कर रहा था मेरे सामने, यह किसी ने सुन लिया? जरा पीछे मुड़कर देख ले। सोनू जब पीछे मुड़ता है तो उसकी दुल्हन राखी को वहां खड़ा देखकर उसकी सीटी पीटी ही गुम हो जाती है। बेटा, पहले मैं बहुत रोता था क्योंकि तुझे मिलने की उम्मीद नहीं थी, पर जब तुझसे मिलकर वह गरम चाय का स्वाद चखा, कसम खा लिया कि तुझे भी एक स्वाद चखाऊंगा सबक का, जिसे तू जिंदगी भर याद रखेगा। फिर मुझे पता चला कि आज तेरी ही सगाई है और मैं इस लड़की को तेरी सच्चाई बताने चला गया, पर बात वहीं आकर अटक गई। सकपकाते हुए कहा, नहीं राखी, यह सब इस बूढ़े की चाल है, तुम इसकी बातों में मत आओ। कि तभी सोनू के गाल पर एक जोरों का चाटा पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की? शादी में आए सभी लोग दूल्हे को आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहे थे। सोनू कुछ कहता कि एक और तमाचा उसके गाल पर पड़ा। खबरदार, अगर अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी लिया तो। अरे, जो अपने माता पिता को धोखा दे सकता है, उसका क्या भरोसा कि कल को मुझे धोखा नहीं देगा। दुल्हन का ऐसा रुद्र रूप देखकर सभी लोग हैरानी से राखी को देख रहे थे। ममता जी उसके सामने गुस्से में खड़ी होती है और कहती है, अपने माता पिता के बुढ़ापे के साथ खेलकर चैन नहीं मिला तुझे, अब इसको अपना शिकार बनाने चला है। देख, दुनिया कितनी छोटी है, तेरा किया आज तुझी पर आकर पड़ा। तूने हमें बेघर किया, हमें एक वृद्धा आश्रम पहुँचे, वहाँ से दूसरे वृद्धा आश्रम और वहाँ के काम से यहाँ। शायद तुझे सजा दिलाने हमारे हाथों में ही लिखी थी। राखी बोली, आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, इस अनाथ को अब इसके असली घरवाले मिलेंगे जेल में। सोनू गिड़गिड़ाता हुआ अपने माता पिता से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे आज माफ़ नहीं करते हैं। फिर पुलिस आकर फ्रॉड के इल्ज़ाम में सोनू को पकड़कर ले जाती है। मंडप में मौजूद सभी लोग राखी के लिए ताली बजाने पर मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी ही लड़कियां अपने लिए आगे बढ़कर कदम उठाने लगे तो ऐसे लोगों की कभी हिम्मत नहीं होगी कि वह लड़की के साथ कुछ भी गलत करे। राखी को खुश रहने का आशीर्वाद देकर सभी लोग मंडप से लौट जाते हैं। उसके बाद रामलाल जी और ममता जी भी वहां से जाने लगते हैं कि तभी राखी उन्हें रोककर कहती है, आज आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई, इसलिए आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ है। आपका वह घर जिसको आपसे धोखे से ले लिया गया था। आज के ज़माने में जहां लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वहां आप लोग असहाय होकर भी मेरे बारे में सोचा, यह जानते हुए भी कि अगर आप सच साबित ना कर पाए तो सड़क पर आ सकते थे। आपने यह जोखिम उठाया, इसलिए इतना इनाम तो बनता है।
अपने घर को फिर से वापस पाकर रामलाल जी और ममता जी के खुशी के आंसू बह रहे थे, जो शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल था। फिर भी अपने कपकपाते होठों से रामलाल जी कहते हैं, बेटा सदा खुश रहो और आगे से किसी पर भी विश्वास करने से पहले हमारा हाल याद कर लेना, जो इन लूटे हुए बुजुर्गों को वापस से उसका ठिकाना दिलाया। आज रामलाल जी और ममता जी अपने घर में खुशी खुशी रहते हैं और अपने गुजारा करने के लिए घर के ऊपरी हिस्सों को किराए पर रख दिया। उन्हें हर हफ्ते एक आखिरी में किसी का बेसब्री से इंतजार होता है और वह है उनकी बेटी राखी। राखी हमेशा ही वहां आती, पूरा दिन वहीं बिताकर फिर शाम को लौट जाती। आज रामलाल जी और ममता जी अपने बेटे को बिल्कुल ही भूल चुके थे, क्योंकि उन्हें एक बेटी जो मिल गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें।